नमस्कार दोस्तों। आपने ओशो के कुछ सन्यासियों को सुना होगा ये कहते हुए कि आज ओशो आए और मुझे ये संदेश दिया। किसी के पास वसीयत है, किसी के पास कुछ है, मेरे पास भी आज ओशो आए। सच में मेरे पास भी आए और उन्होंने जो कहा, वो एक कविता के रूप में संदेश दिया। वो कविता आपको सुनाऊँ? ओशो बोले, क्या कहूँ, क्या कहूँ सन्यासियों के बारे में, क्या कहूँ अपने सन्यासियों के बारे में, मेरी किस्मत की भूल है ये लोग। जब भी देते हैं, ज़ख्म ही देते हैं। जब भी देते हैं, ज़ख्म ही देते हैं। इतने बाउसूल हैं ये लोग। जोक अपार्ट्स, कोई ओशो नहीं आए। अपनी बात को शुरू करने के लिए मैंने ओशो की इन लाइनों का सहारा लिया। जब हम हिंदी पढ़ते हैं, तो उसमें जो पद होते हैं, तो होता है कि इसकी समीक्षा लिखिए। आज हम भी समीक्षा करेंगे। सच तो ये है कि आज से हम समीक्षा शुरू करेंगे। समीक्षा करेंगे हम ओशो के कार्यों की, समीक्षा करेंगे हम ओशो के सन्यासियों की। जी हाँ, ज़रूरी हो गया है। ओशो को शरीर से गए 30 साल हो गए हैं। ही हैज़ लेफ्ट हिज बॉडी 30 इयर्स बैक। तो अब ये उनके कार्य का विश्लेषण करना बहुत ज़रूरी हो गया है, ताकि उनका कार्य सुचारू रूप से चल सके। आपने अगर ओशो को सुना है, समझा है, तो आप ओशो किसे कहेंगे? उनके इस पूरे कार्य को, उनके पूरे कार्य क्षेत्र को, उनके पूरे जीवन काल को आपको 4 भागों में विभाजित करना पड़ेगा। जी हाँ, 4 भागों में। पहला भाग, जब वो आचार्य श्री रजनीश थे। आचार्य श्री रजनीश एक क्रांति, एक अग्नि, एक ज्वाला, एक विद्रोह, एक परिभाषाएँ नई-नई, वो प्रस्तुतिकरण, वो चुंबकीय अस्तित्व, वो जो उनका व्यक्तित्व था, वो इतना चुंबकीय, वो उनकी चाल, वो उनकी आँखें, वो उनके बोलने का ढंग, वो सारी चीज़ें। उस दौर में आप देखेंगे कि ओशो, देख कबीरा रोया, भारत के जलते पर्सन, इस तरह की बड़ी ही क्रांतिकारी बातें कर रहे हैं और वो एक नया और मौलिक संदेश देने की कोशिश कर रहे हैं। उनके उस चुंबकीय अस्तित्व को, उनके उस चुंबकीय व्यक्तित्व को देख के, उनकी उस पर्सनैलिटी को देख के, उनके उस चुंबकीय आकर्षण में बहुत से लोग खींचे चले आए। ये जो खींचे चले आए, ये वही है जो अपने आप को तथाकथित, मैं शब्द यूज़ कर रहा हूँ तथाकथित, जो अपने आप को तथाकथित पुराना सन्यासी कहते हैं। जो लिखते हैं, मैं भी कई बार लिखता हूँ, जो लिखते हैं कि वो 1960 से ओशो के साथ हैं, 1965 से ओशो के साथ हैं, 1968 से ओशो के साथ हैं। मैं शुरू के 12 सन्यासियों में से एक सन्यासी थी या सन्यासी था, जिसने ओशो का सन्यास लिया। पहले तो उस दौर की हम समीक्षा कर लेते हैं। ओशो वो क्रांति थे कि आपको उनके पक्ष या विपक्ष में होना ही पड़ेगा। और उनका व्यक्तित्व इतना चुंबकीय था कि उसमें से कुछ परवाने चले ही आए। मैं परवाने शब्द ही यूज़ कर रहा हूँ, ज़्यादातर उनमें परवाने नहीं थे। अब यहाँ इन आने वाले लोगों से क्या चूक हुई? उदाहरण अच्छा नहीं है, फिर भी उदाहरण देके कहता हूँ। ऋतिक रोशन है,
कोई फिल्म अभिनेता, कोई फिल्म अभिनेत्री, टाइगर श्रॉफ, उनके व्यक्तित्वों से भी व्यक्ति प्रभावित हो जाता है। ये जो उस दौर में आए, ज्यादातर वो लोग थे जो उनके चुंबकीय व्यक्तित्व के आकर्षण में खींचे चले आए। ध्यान अगर ध्यान किया होता तो आज ये हाल ना होता। जी हाँ, ओशो की जो बेसिक देशना है वो है ध्यान, और इनमें से ज्यादातर लोगों ने ध्यान नहीं किए। और याद रखना, मैं कोई भी बात यूं ही नहीं कहता हूं। मैं दशकों से ओशो से जुड़ा हूं। मैं ओशो के साथ जब जुड़ गया था जब ओशो शरीर में थे, और तभी से इन तथाकथित महान सन्यासियों के बारे में मैं खोजबीन कर रहा हूं। चलो आगे बढ़ते हैं। दूसरा दौर, जब ओशो भगवान श्री रजनीश हो गए और पूना सेटल हो गए। अब वो पूना आ गए हैं। अब वो क्रांति, वो ज्वाला ने एक नया आयाम ले लिया है, एक नया रूप ले लिया है। अब ये जो नया रूप लिया गया है उसमें अब वो व्यंग करते हैं, चुटकुले सुनाते हैं, हंसी मजाक करते हैं, और जिनको तथाकथित लोगों की भाषा में सेक्सी चुटकुले कहते हैं, उस तरह के चुटकुले भी वो सुनाते हैं। और वो बड़े सहज हो गए हैं। अब इस दौर में भी कुछ लोग आकर्षित हुए। भारतीयों में से ज्यादातर वो लोग उस दौर में आकर्षित हुए जो उनकी स्वच्छंद विचारधारा को मान के उनके चारों ओर इकट्ठे हुए। ध्यान करने वाले अब भी नहीं थे। जो पुराने लोग हैं या जिन्होंने विश्लेषण किया है वो पता कर लीजिएगा कि उस टाइम पे ओशो ने अनेकों अनेकों थेरेपियां शुरू की। प्रिमल थेरेपी शुरू की और बहुत सी थेरेपियां पुनः आश्रम में शुरू की, और उनमें से 99.9% जो साधक थे वो विदेशी थे, इंडियंस नहीं थे। अब इंडियंस के पास 1000 एक्सक्यूज थे। महंगी है, अलाउ नहीं किया जाता। अरे अलाउ करेंगे कैसे? आप कर क्या रहे हैं वहां पे? वहां विदेश से आने वाली महिलाओं को देख रहे हैं? कितनों ने की प्रीमल थेरेपी? कितनों ने की? अब उसमें से कुछ इन तथाकथित सन्यासियों में से कहेंगे कि हमें प्रीमल थेरेपी की जरूरत ही नहीं थी। हमें इसलिए जरूरत नहीं थी क्योंकि हमारे पास उतना गंद नहीं था, उतनी गंदगी नहीं थी कि हमें इस तरह के कैथारसिस की जरूरत पड़े जितनी कि विदेशियों को जरूरत पड़ती है। भाई साहब, आप में ज्यादा थी, अब भी है। आपका बिहेव, जिस तरह के आप शिविर संचालन करते हैं और जिस तरह का आप बिहेव करते हैं, वो आपके बिहेव से पता चल रहा है कि वो कैथारसिस तब भी नहीं हो पाई और आज भी नहीं हो पाई। आज दाढ़ी मूछे सब कुछ आपकी सफेद हो गई है, लेकिन आपका व्यवहार जो का त्यों है। ऑब्जर्व कीजिएगा आंख बंद करके अपने व्यवहार को भी। तो ये जो युग था, ये जो सेकंड फेज था ओशो के कार्य का, उस कार्य में ज्यादातर वो लोग इकट्ठे हो गए जो स्वच्छंद विचारधारा की वजह से, मौज मस्ती की वजह से, जो दाढ़ी मूछ बढ़ा के अपने आप को तथाकथित स्वामी कहलाना चाहते थे। और इनको कोई दूसरा गुरु अपना नहीं रहा था। ओशो एक विशाल हृदय, 2-2,500 साल में पैदा होने वाली एक प्रतिभा, उन्होंने दयावश इनको अपना लिया। लेकिन इनमें से खासकर भारतीय मित्रों ने कभी ध्यान नहीं किया। जी हाँ, आगे मैं बताता हूं, ध्यान से सुनिएगा। कहोगे तो मैं नाम लेके भी बता दूंगा। एक एक की जन्म कुंडलिनी तैयार है मेरे पास। ओशो के तीसरे कार्य का दौर है, तीसरा फेज है, जब ओशो अब ओशो बन गए।
अब वो भगवान श्री रजनीश नहीं रहे हैं। और सौभाग्य से देखिए कि जब ओशो अपने नामों की श्रृंखला बदल रहे थे, जब वो भगवान श्री शब्द हटा रहे थे, जब वो अपने आप को दि बुद्धा, दि मैत्रेय या बिना नाम के थे, उस दौरान मैं उनके साथ था, यानी कि मैं पूना में था। जी हाँ, मैं पूना में ये सारी चीज़ें देख रहा था। अब ये जो तीसरा दौर आया, अब इसको मेरा सौभाग्य और ज़्यादातर हम मित्रों का, हम भी मैं भी शामिल हो सकता हूँ उसमें, ये दुर्भाग्य है कि वो सारे की सारी श्रृंखला इंग्लिश में, अंग्रेजी में। और यहाँ पर ओशो अपने आप को समेट रहे हैं। यहाँ पे वो एसेंस निकाल रहे हैं। यहाँ पर वो अपनी असली बात कहने की कोशिश कर रहे हैं। जो सारे जीवन की पूंजी है, जो सारे जीवन का उनका संग्रह है, उनको एक नए आयामों में कह रहे हैं। अब कुछ लोग पूना आश्रम की शिकायत करते हैं। याद रखना दोस्तों कि अगर आप 1986 से लेके 1989 तक, यानी कि 86 से लेके 89 तक के इंग्लिश के प्रवचन सुनेंगे, लेक्चर सुनेंगे, तो आपको बिल्कुल स्पष्ट हो जाएगा कि जो भी पूना आश्रम में चल रहा था, अब तो लॉकडाउन और कोरोना की वजह से शायद वो नहीं चल रहा है। जो कुछ भी चल रहा है वो सारा का सारा ओशो ने जो कहा उस दौरान, ठीक है? लाइट ऑफ लैंप, जो इस तरह की उनकी प्रवचन श्रृंखला है, जो ज़ैन ज़ैन पे वो बोले हैं, वो है। अब इसमें फिर इंडियन मित्र चूक गए। बुरा मत मानना दोस्तों, सिर्फ ऑब्जर्व करना। और मुझे लिख सकते हो, ईमेल आईडी नीचे लिखी है। मुझसे डायरेक्ट बात कर सकते हो। जो भी मैं कह रहा हूँ उसको मैं प्रूव कर दूंगा। हुआ क्या कि ओशो 7 बजे बाहर आते हैं, प्रवचन देते हैं। उस टाइम, उस दौरान में मैं पूना में बहुत था। मित्रों, बुद्धा ऑडिटोरियम में जो उस टाइम पे टेंट था, उस टेंट में 30-40 मित्र ही ध्यान करते थे, भारतीय ना के बराबर। वो क्या करते थे? वो ओशो के प्रवचन खत्म होने के बाद इंतजार करते थे, जैसे उनके जीवन की नियति वही हो। वो सरदार सिंह टाइम, ढिल्लों टाइम, जो ओशो जोक सुनाते थे। और मुझे स्मरण आया, मुझे एक बात और याद आई इसके साथ ही, कि ओशो उन दिनों एक ध्यान करवाते थे जिसका नाम था जिब्रिस ध्यान। मीन्स ओशो प्रवचन देते टाइम जब प्रवचन की समाप्ति करते थे तो उसके बाद 10-15 मिनट का ध्यान करवाते थे। उस ध्यान में वो 5-7 मिनट जिब्रिस करवाते थे, फिर कहते थे लेट जाओ। ठीक है जी। और वो शक्तिपात करते थे और कुछ बोलते, सजेशंस भी देते थे, कुछ सुझाव देते रहते थे। ये जो तथाकथित बड़े सन्यासी हैं, या जो सन्यासी हैं जो कहते हैं कि हम ओशो के समय से ओशो के टाइम पे हैं, ये ऐसी जगह का चुनाव करते थे कि जहां पर वो आराम से दूसरे के ऊपर लेट सके। इशारा काफी। तो वो ध्यान ना होके कुछ और था। ठीक है? तो इस बात को भी आप, तो वो जो ध्यान था वही एकमात्र ध्यान था। अब उनकी मानसिक स्थिति वो जाने, वो क्यों बैठते थे, कहाँ बैठते थे, कैसे बैठते थे, मैं उस संदर्भ में ज्यादा नहीं कहूंगा। लेकिन जितना भी ध्यान था वो 10-15 मिनट का ही ध्यान था। तो इस दौर में भी अगर आप देखें तो जो सन्यासी चूके, वो सन्यासी चूके के उस विशाल प्रतिभा को, उस महासूर्य की ऊर्जा को ग्रहण नहीं कर पाए, उसको ले नहीं पाए,
बल्कि उनकी ऊर्जा किसी दूसरे कार्यों में ज्यादा लगी रही। किसी को बुक्स बेचनी थी, भारतीय सन्यासियों को, विदेशियों को सामान दिलवाना था, कमीशन सेट करना था। उसमें से कुछ कहते हैं कि हमने उस टाइम पे बड़ी बुक्स संपादित की। अब ये संपादन का जो कार्य है, ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे कोई लाइब्रेरियन अपने आप को प्रोफेसर सोचने लगे। चलो लूंगा सभी के बारे में नेक्स्ट सीरीज में। अभी हम सिर्फ 4 दौर की बात कर रहे हैं। अब अगला जो दौर आया, अब ओशो के शरीर छोड़ने के बाद दौर आया। 3-4 साल शांति रही। 3-4 साल बाद एक बड़ा अजीब सा दौर चला। सारे तथाकथित बड़े सन्यासी एनलाइटेंड हो गए। सब अपने अपने ढंग से कार्य करने लगे। जो मैनेजमेंट में थे वो दूसरों को बैन करने लगे। और अभी 1-1.5 साल पहले एक सिलसिला चला था ना, मी टू मी टू। ओशो के सन्यासियों का भी एक दौर चला, मी टू मी टू। ये मी टू दूसरी तरह का था। ये मी टू था मी आल्सो एनलाइटेंड, मी आल्सो एनलाइटेंड, मी आल्सो एनलाइटेंड। 3 दिन के बजाय 7 दिन का शिविर लेंगे, 10 दिन के शिविर लेंगे, 1 घंटे का शिविर लेने की प्रतिभा नहीं। मी टू एनलाइटेंड का दौर चला। उसके बाद फिर दौर चला ओशो ओशो ओशो। कोई ओशो ये हो गया, कोई ओशो वो हो गया, कोई ओशो ये हो गया। ध्यान, ध्यान कहाँ? ये तथाकथित गुरु जैसे शिकारी शिकार की तलाश में रहता है, ऐसे नए नए लोगों की तलाश में रहा। ओशो की सही देशना खोती चली गई। अब भी समय है, अब भी समझ जाओ। गुरु बनने में कोई बुराई नहीं, गुरु बनो तो गुरु की प्रतिभा तो लेके आओ। अपनी बातें कहो, कोई दिक्कत नहीं, आपको कहनी चाहिए अपनी बातें भी। अपने ढंग से कहो। आप कह सकते हो कि मैं ओशो का सन्यासी हूं और अब मैं सन्यास मैं दूंगा, नो प्रॉब्लम। लेकिन उसको एक सुचारू रूप से, एक सूक्ष्म रूप से, अच्छे ढंग से करो। कितने लोगों ने इसमें से मिस्टिक रोज किया है, कितने लोगों ने हुई जिन किया है। और मैं पूना आश्रम की बात कर रहा हूं। पूना आश्रम में कितने लोगों ने किया है मिस्टिक रोज, हुई जिन, बॉर्न अगेन, नो माइंड। ये 3-4 ध्यान है, थेरेपीज हैं। उसके बाद ओशो की मिस्ट्री जगत की जो गहरे ध्यान है, उनका रास्ता खुलता है। कितनों ने किया? तो आज का जो बेसिक उद्देश्य था, बेसिक उद्देश्य आज की बात का ये था कि ये जो 4 दौर हुए हैं, 4 दौर में मैंने आपको बताया कि कहां कहां वो चूके। और जो साधक मित्र हैं, जो नए मित्र हैं, या जो अपने आप को चेंज करना चाहते हैं, जो अपने आप को सुधारना चाहते हैं, वो विशेष रूप से याद रखिएगा कि ध्यान ही एकमात्र कीमिया है। ओशो के लेक्चरों का शॉर्ट करके 4 लाइनें लगा के, ओशो के फोटो के साथ लगा के जो भी आप कर रहे हैं, वो ओशो नहीं है। जी मित्रों, किस किस सूरमा ने क्या क्या किया और क्या क्या बातें चल रही हैं, ये सीरीज मैंने शुरू कर दी है। जल्दी ही अब हम इसके बारे में और बातें करेंगे अगले एपिसोड में। अगले उसमें मैं आपको नई बातें बताऊंगा। लेकिन ये बात किसी की आलोचना नहीं है, किसी की निंदा नहीं है। सिर्फ हमने सीखना है कि कहाँ चूक हुई है और चूक नहीं होनी चाहिए, हमें क्या करना चाहिए। तो जो 4 दौर आए हैं, उन 4 दौरों में से हम चौथे दौर से अब गुजर रहे हैं। ध्यान कीजिए। आने वाली श्रृंखलाओं में आपको बताऊंगा कि गुरु के शारीरिक रूप से उपस्थित होने की जरूरत है,
या नहीं है? आप अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। मेरे ईमेल आईडी पर मुझे फ़ोन करके, मुझे मेल करके, कमेंट करके और चाहो तो शेयर कर सकते हो। आओ, ओशो जिस मनुष्य की कल्पना करते थे या करते हैं, उस मनुष्य को सजीव करें, उस मनुष्य को वास्तव में उतारें। यही ओशो के प्रति सच्चा प्रेम होगा। थैंक यू दोस्तों। नमस्ते, नमस्ते।